तो इधर करंट का वैल्यू, इसमें करंट का वैल्यू I4 है, और ये अगर वोल्टेज का डिफरेंस की बात करें तो VB माइनस 0, तो ये है VB माइनस 0 अपॉन ये Z4, तो आ जाएगा ये Z4। क्लियर है? तो ये ऐसे आ गया VB अपॉन Z4 इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? लास्ट का एक और बच गया, कौन सा? ये बच गया। इस पे बताओ, इस पे है VB, इस पे है 0, तो VB माइनस 0 अपॉन Z5, और करंट कितना है I5, तो VB माइनस 0, तो ये I5 जो आएगा वो आएगा VB माइनस 0 अपॉन Z5, तो ये आ गया VB अपॉन Z5 इक्वेशन नंबर 7। ये क्लियर है? अपने पास में जो ये सारे करंट थे वो करंट के वैल्यू आ गए, I1, I2, I3, I4, I5, सारे करंट आ गए। अब ये जो सारे करंट आ गए इनकी वैल्यू मैं रखूंगा कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में। इक्वेशन नंबर 1 ये था, इक्वेशन नंबर 2 ये था, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में वहाँ से वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना था वो, 3, 4, 5, 6, 7, इन सब से कहाँ पे पुट कर रहा हूँ? 1 एंड 2 में। तो 1 एंड 2 भी लिख देता हूँ मैं, 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये जो सारे इक्वेशन, इनकी हेल्प से क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो वैल्यू पुट करो भैया। इक्वेशन नंबर आपका 1 क्या था? 1 नंबर का जो इक्वेशन था वो ये था कि I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो I1 इक्वल्स टू ये रहा I1, ये इसको इन दोनों के योग के बराबर लिखना है, इन दोनों के एडिशन के बराबर लिखना है। तो भैया लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो I1 इक्वल्स टू, तो I1 क्या है? E माइनस VA अपॉन Z1। ये किसके बराबर आएगा? इन दोनों के सम के बराबर आएगा। तो इन दोनों का सम कर दो। तो इन दोनों का सम करूँ मैं, तो I2 और I3 का सम करता हूँ, तो I2 क्या आ जाएगा? VA माइनस VB अपॉन Z2 प्लस ये है I3 क्या है? VA बाई Z3, VA बाई Z3। ये आ गया। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ? किसी भी तरीके से इनको मल्टीप्लाई या जोड़ जाड़ के किसी भी तरीके से इनको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो एक इक्वेशन तो मेरे को ये मिल गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये Z1 है, तो ये 1 अपॉन Z1 है। 1 अपॉन Z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Y1, प्रवेश्यता लिख सकता हूँ ना, एडमिटेंस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E माइनस VA, ये लिख दूँ Y1, ठीक है। ये वाला भी ऐसे लिख सकता हूँ, VA माइनस VB, ये क्या हो जाएगा? Y2। 1 अपॉन Z2 को क्या लिख सकते हैं? Y2, प्रवेश्यता, एडमिटेंस। ये क्या है? VA Y3। अरे ये चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई सारी? तो ये इस तरीके से हमारे को एक नई चीज़ मिल गई। एक तो ये इक्वेशन मिल गया अपने को। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर A बोल रहा हूँ मैं इसको। क्या बोल रहा हूँ? इक्वेशन नंबर A। इसी तरीके से एक दूसरा इक्वेशन और निकालूंगा। वो कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट किया पहले, अभी इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं भैया। सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? I2 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। तो I2 इक्वल्स टू I4 प्लस I5 करते हैं। I2 ये रहा, ये किसके बराबर? I4 और I5, इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो I2 को हम लोग लिखते हैं, चलो ठीक है, ये लिखो भैया I2 VA माइनस VB अपॉन Z, VA माइनस VB अपॉन Z, कौन सा? 2 इक्वल्स टू I4 और I5, I4 VB अपॉन Z4, तो VB अपॉन Z4 प्लस VB अपॉन Z5, VB अपॉन Z5, ये आ गया। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन Z2 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन Z2 को Y2 लिख सकते हैं ना,
क्योंकि प्रतिबाधा इम्पिडेंस का उल्टा होता है, इनवर्स होता है कौन, एडमिटेंस, प्रवेश्यता। तो VA माइनस VB ये Y2 हो जाएगा, ये VB ये क्या हो जाएगा Y4 प्लस VB Y5। ये दो इक्वेशन आ गए। इक्वेशन नंबर ये A था, ये इक्वेशन नंबर B था। अब देखो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें देखो क्या क्या है, एक तो VA है, एक VB है, एक E है, ये सारी चीज़ें। E तो बैटरी का वोल्टेज है जो अपने को पता है कि जैसे मैंने इतने वोल्ट की बैटरी लगाई है। फिर मुझे ये भी पता होगा कि प्रतिबाधाओं के मान क्या है, तो प्रतिबाधाओं के मान पता, तो प्रवेश्यताओं के मान भी पता है। अगर इम्पीडेंस पता है कि इतना इम्पीडेंस यहाँ लगा है, इतना यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता है तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि प्रवेश्यता एडमिटेंस क्या है, क्योंकि उनका उल्टा ही तो होता है। तो मतलब मुझे Y भी पता है, मुझे E भी पता है। तो Y पता है, Y पता है, इसमें भी Y पता है सारे, E भी पता है। तो VA और VB नहीं पता यहाँ से, इसमें भी Y पता है तो इसमें भी VA और VB नहीं पता। मतलब दो पॉइंट पर वोल्टेज नहीं पता, VA और VB। तो इन दो इक्वेशन हैं और दो ही अपने पास अननोन है, दो समीकरण हैं और दो चरराशियाँ हैं। तो दो समीकरण और दो चरराशियाँ हो तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करके हम लोग VA और VB के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ। अभी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर तो हमने कोई वैल्यू तो ली नहीं है, इनको बस ऐसे माना है कि Y है, Y1, Y2, Y3। जब न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में हम लोग इनके वैल्यू दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पर ये अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है KCL जो है उसके एनालिसिस यहाँ पर जाके अपना क्या कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। इसकी हेल्प से पता चल रहा है कि जितने अननोन है उतने अपने पास में इक्वेशन मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से वोल्टेज के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। तो जो KCL का जनरल जो यूज होता है वो वोल्टेज सर्किट में परिपथ में अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग नोड पॉइंट्स पर हमारे को क्या वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये कोई फिक्स नहीं, वोल्टेज आ गया तो करंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या करंट आ गया तो वोल्टेज का वैल्यू भी निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये चीज़ मिल गई अपने को। ये KCL का एनालिसिस हो गया। अब हम लोग करेंगे KVL का एनालिसिस। किसका? KVL का एनालिसिस। अब सुनो, जब लैंग्वेज लिखनी हो ना एग्जाम में, तो आप कई बार इसको जैसे ये, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में लैंग्वेज का इतना कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप कहीं कभी लिखना चाहो एग्जाम में एक आधी लाइन, तो जैसे ये सर्किट बनाया तो इस सर्किट में आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पर जब स्टार्ट कर रहे हो हेडिंग के बाद में, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ये 5 प्रतिबाधाएं किसी परिपथ में ये चित्रानुसार लगाने पर, मतलब जो गिवन डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमने ये 5 इम्पीडेंस अप्लाई किए हैं और एक बैटरी ऑफ वोल्टेज E का हमने लगाया है। ये एक दो लाइन लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ये इस सर्किट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि धारा का नियम क्या है, या संधि नियम क्या है, नोड का जो पहला जो नियम है वो क्या है किरचॉफ का, और उसका एनालिसिस बताओ। तो नियम तो हमने पहले पढ़ लिया था, लो तो पढ़ लिया था, वो उठा के इसके साथ में ये एनालिसिस चिपका देना, काम हो जाएगा। क्लियर है। कई बार डायरेक्ट ये नियम ही पूछ लेता है, अगर डायरेक्ट एनालिसिस पूछ लेता है, डायरेक्ट विश्लेषण पूछ लेता है। अगर डायरेक्ट विश्लेषण भी पूछे तो भी आप थोड़ा सा पहले उसके जो नियम है उसकी एक आधी लाइन लिख देना, क्योंकि एक वो लिखने में एक पूरा तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। मार्क्स लाना भी जरूरी होता है, नॉलेज तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपने को मार्क्स लाने के तरीके भी पता होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर होता है तो लिखने के तरीके पर मैटर करता है मार्क्स। ठीक है, ये हो गया दूसरा। ये किरचॉफ का पहला नियम हो गया, उसका एनालिसिस हो गया। दूसरे नियम का एनालिसिस की बात करते हैं हम लोग। तो ये दूसरा नियम है जो वोल्टता का नियम है। तो वोल्टता नियम का एनालिसिस भी बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वोल्टेज लो ऐसे भी बोल देते हैं इसको। वोल्टता नियम का एनालिसिस का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वोल्टेज लो, या मैं इसको KVL बोल देता हूँ डायरेक्ट।
वो संधि पे लगाया जाता था, वोल्टेज लो कहाँ पे लगाया जाता है, लूप पे लगाते हैं, पाश पे लगाते हैं, एक पूरे क्लोज पाथ पे लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो वही सर्किट, हाँ जैसे जो लास्ट वाला मैंने बताया ना, उसमें आप एक चीज़ मैं बोल रहा था कि रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि यही सर्किट बनाऊँ। आपको लगता है कि यार ये सर्किट थोड़ा बड़ा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ये एक लूप बनाता ही नहीं हूँ, केवल ये 2 लूप का सर्किट भी बना के मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन 3 लूप के सर्किट में मैंने बहुत डिफ़िकल्ट समझा दिया है। तो अगर आपको इजी करना हो तो आप इसका एक ये लूप हटा सकते हो, ये लास्ट वाला ये पोर्शन हटा दो, तो 2 लूप बन जाएगा। एक संधि बिंदु, इस संधि बिंदु पर आप लगा सकते हो, उसमें 2 इक्वेशन की वजह एक इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, एक अननोन मिलेगा, तो आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। किसी को ज़्यादा ही दिखाना है तो और इसमें 1-2 लूप और ऐड कर सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अपने को इतना उनको दिखाना नहीं कि अपने को कितना आता है। आप तो ये 3 का सीख लिए, तो मतलब आप इससे छोटे का तो आराम से कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो, इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, वोल्टा नियम का विश्लेषण। तो वोल्टेज लॉ का जो एनालिसिस है उसकी बात करते हैं। अभी देखो, इसमें पहले सबसे पहले मैं सर्किट बना देता हूँ। अब सर्किट मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं सर्किट कैसा बनाऊँ। ठीक है, तो मैं या तो वो पहले वाला सर्किट ही बना दूँ, लेकिन इसको सोल्व इस बार अलग तरीके से करेंगे। तो सर्किट में वैसा भी बना सकता हूँ, तो चलो सर्किट बनाते हैं। अभी वही चीज़ मैं लिखने को प्रतिरोध भी लिख सकता हूँ, रेसिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म बनाने के लिए प्रतिबाधा लगाऊंगा। ठीक है ना, इम्पीडेंस। तो हम लोग सबसे पहले तो एक बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी हो गया, ये एक इम्पीडेंस Z1, एक दूसरा ये इम्पीडेंस है, एक इम्पीडेंस ये है Z2 बोल दो इसको, ये Z3 हो गया, एक इम्पीडेंस यहाँ पे लगाते हैं, एक इम्पीडेंस यहाँ पे लगाते हैं, ये हो गया अपना Z4 और ये हो गया Z5। कूल है। ठीक है, वोल्टता का नियम लगाना, वोल्टेज लो। तो सबसे पहले तो इस बैटरी का ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। क्लियर है। अब देखो, ये जो करंट है, यहाँ से जो करंट जा रहा है, इस करंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, I1 बोल सकता हूँ। कुछ भी बोल लो, I बोल लो, I1 बोल लो, आप पे डिपेंड करता है। I1 बोल दिया, ये इधर से जो आ रहा था ये क्या हो गया, I1। अब जब जैसे I1 करंट इस पॉइंट पर आएगा, तो इधर करंट कितना चला गया, जैसे मान लो I2 चला गया 2 में, I2, और इधर कितना जाएगा, I3 बोल सकता हूँ मैं, लेकिन आपको पता है कि इधर से I1 आया है, तो I1 में से I2 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2, अरे जो बच गया वही तो जाएगा। तो हमने क्या लगा दिया, एक तरीके से संधि का नियम लगा दिया, क्योंकि संधि नियम यही तो बोलता है कि इधर से जितना आया है वो टोटल इधर जाएगा। तो इधर में से I1 में से I2 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, I3, जिसको हम लोग I1 माइनस I2 बोल देते हैं। तो इधर कितना गया, I1 में से I2 निकल गया, तो I1 माइनस I2। क्लियर है। ऐसे जैसे इधर से I2 आ रहा है, तो इधर मैं बोल लूँ कि इधर चला गया अपने पास में, इसको मैं I3 बोल देता। इधर कितना चला गया, I3, तो इधर कितना आया, I2 में से I3 चला गया, तो I2 माइनस I3। ठीक है। लास्ट जो लिखा था हमने, जो लास्ट सर्किट बनाया था, उसमें हमने I1, I2, I3 इनको अलग अलग ही लिखा था, ये माइनस करके नहीं लिखा था। लेकिन हमने माइनस करके तो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वो माइनस वाला तो एक्चुअल में ही जो धारा का नियम था वही था माइनस वाला, तो वो हमारे को उसका एनालिसिस करना था, इसलिए नहीं लिखा था। अभी हम लोग लिख सकते हैं कि I1 इधर से आया, तो I2 इधर चला गया, तो इधर I1 माइनस I2 आ गया। क्लियर है। अब देखो मेरे पास 3 लूप हो गए, ये लूप इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये लूप मेरे पास 2 हो गया, ये लूप नंबर 3 होगा। अब मैं तीनों लूप में किरचॉफ लॉ लगा सकता हूँ, KVL लगा सकता हूँ। कैसे लगाते हैं अभी देख लो। KVL तो मैंने सिखाया था आपको, मतलब सिखाया तो सारी चीज़ें थी, लेकिन KVL पे हमने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी किए थे, जिसको उस टाइम पे भी समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर ध्यान देख लो। और अगर उस टाइम पे नहीं समझ में आया, वो वीडियो नहीं देखा, तो अब जाके देख सकते हो। इधर से करंट आया, तो इधर देखो प्लस, क्योंकि करंट इधर से एंटर कर रहा है, तो ये प्लस, इधर क्या आएगा माइनस। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ,
ये इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। इसमें इस तरफ से जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस। अरे वो याद होगा ना, हम लोग जैसे ऐसे लिखते थे, ये रेसिस्टेंस है तो इधर से करंट जा रहा तो जिधर से एंटर करता उधर तो प्लस लिख देते, इधर माइनस जिधर से बाहर निकलता है, यही करते थे। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस की जगह क्या इम्पीडेंस है, वो एक ही बात है। तो इधर से इसमें इधर से जा रहा है, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया। इसमें इधर नीचे जा रहा है तो ऊपर से एंटर कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। इसमें इधर से प्लस, इधर माइनस। ठीक है, अरे क्लियर है ना। पहली चीज़ है कि ये सर्किट जिसको कंप्लीट हो गया, ये यहाँ तक बनाना आ गया, उसके बाद में आगे की चीज़ें तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये जिससे सर्किट नहीं बन रहा ना, उससे फिर आगे नहीं चीज़ें होगी। तो मेन चीज़ अपना है ये सर्किट को समझना, ये इतना ही समझना। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, अब तो केवीएल लगाऊंगा लूप 1 में, लूप 2 में और लूप 3 में, 1 बाय 1। ठीक है, चलो लूप 1 में हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं लूप 1 में। तो केवीएल इन लूप 1, तो देखो भैया केवीएल इन लूप 1, लूप 1 में बात करता हूँ मैं। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। तो केवीएल इन लूप 1, लूप या पास बोलो, लूप 1 में केवीएल लगाने पर, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। अब इसमें लूप 1 में केवीएल लगाओ, मतलब यहाँ से जैसे अब मैंने जैसे बताया था केवीएल की, यहाँ से जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाओ किरचॉफ लॉ लगाने के लिए, यहाँ से जाके वापस यहाँ पे आ जाओ, एक लूप कंसिडर कर लो। आप धारा की दिशा में भी जा सकते हो, उल्टी दिशा में भी जा सकते हो, वो मैटर नहीं करता, लास्ट में रिजल्ट सेम ही आता है। मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा और इधर से चल के इधर से घूम के यहाँ तक वापस आऊँगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा। तो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ लूप 1 में। यहाँ से जब चलना शुरू किया तो ये देखो, इसमें जब अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पर जो वोल्टेज खर्च होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं अंदर पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ। पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ तो आएगा वोल्टेज, यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसकी धारा इंटू इसका प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रतिबाधा, तो जेड ले लेंगे आर की जगह। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, I1 इंटू Z1, यही होता है ना, V बराबर IR होता है, IR तो R की जगह Z है तो V बराबर IZ हो जाएगा, तो I इंटू Z, तो I1 इंटू Z1। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आया, I1 इंटू Z1, ये वोल्टेज आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये पॉजिटिव आएगा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं। फिर आगे गए, नीचे आए, इसमें भी पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ, ऊपर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से इसमें अंदर घुसा तो इसमें भी आएगा पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज आएगा कितना, इसका, इसमें जो भी करंट है वो और इसमें जो भी प्रतिबाधा है वो, तो इसका करंट कितना, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, और प्रतिबाधा कितना है, Z3, तो आ जाएगा Z3। क्लियर है। फिर यहाँ से इसमें आ गया। अब इसमें जैसे बैटरी का वो EMF मान लो, मैं E मान लेता हूँ। ठीक है, वो इसका वोल्टेज या आप EMF बोलो, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये E हो गया। तो इसमें इधर से एंटर करूंगा तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस से एंटर कर रहा हूं तो माइनस इसका वोल्टेज कितना, E, तो ये आ गया E इक्वल्स टू 0। पहले लूप में ये क्लियर हो गया। एक लूप में समझ लो, बाकी लूप में भी उसी तरीके से अप्लाई करना है। तो मैं एक लूप पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि एक समझ में आ गया, दूसरा आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, I1 को एक जगह ले लो, I2 को अलग ले लो, ऐसे कर लो। तो I1 देखो, इसमें भी I1 इसमें भी है, तो I1 में कॉमन ले लो, तो इसका आ जाएगा Z1, इसका आएगा Z3। ठीक है, फिर ये आएगा I2 Z3। ठीक है, और E को मैं उधर भेज देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ये लूप 1 में हो गया, एक इक्वेशन मिल गया। अब लूप 2 में लगाऊंगा, तो KVL इन लूप 2, KVL इन लूप 2, लूप 2 में KVL लगाने पर, लूप 2 में लगाओ, देखो क्या आता है। इसमें लगाएं, इसमें लगाएंगे, यहाँ से चालू होता है, ये ऐसे आना है। अब इसमें जल्दी जल्दी लगाएंगे, अब क्योंकि एक तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब तो बस रेस्ट वैसा ही है, सेम उसी तरीके से लगाना। यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे करंट और प्रतिबाधा। करंट कितना, I2 इंटू Z2, और क्योंकि प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो क्या आएगा, प्लस, तो ये आएगा I2 Z2, तो ये आएगा I2 Z2। ठीक है, ये आगे यहाँ से फिर नीचे आ रहा हूँ, तो प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो आएगा प्लस।
प्लस इसमें इसका वोल्टेज कितना है, इसका करंट और इसकी प्रतिबाधा, करंट कितना है इसमें I2 माइनस I3, तो इसमें करंट आ रहा I2 माइनस I3 और प्रतिबाधा कितना Z5, तो आएगा Z5। ठीक है, फिर नीचे आ रहा ऐसे घूम के वापस ऊपर आऊँगा तो माइनस से एंटर करूँगा तो आएगा माइनस, इसका करंट और इसका वोल्टेज कितना है, करंट और प्रतिबाधा का मल्टीप्लिकेशन, तो प्रतिबाधा Z3 है और करंट कितना I1 माइनस I2, तो आ जाएगा I1 माइनस I2 और प्रतिबाधा कितना है Z3 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इसमें भी वही एडजस्ट कर लो, I1 वाले को एक जगह ले लो, I2 वालों को एक जगह ले लो, I3 को एक जगह ले लो। तो I1 इसमें है, इसमें I1 है माइनस का आएगा, तो ये आएगा माइनस I1 Z3। I2 इसमें भी है, I2 इसमें भी है, I2 इसमें भी है, 3 जगह I2, तो मैं I2 को कॉमन ले लूँ तो इसमें से Z2, इसमें से Z5 और इसमें I2 माइनस माइनस प्लस होके Z3 हो जाएगा। ठीक है, I3 इसमें तो ये माइनस के साथ में आएगा, माइनस I3 Z5 माइनस I3 Z5 इक्वल्स टू 0। ये आ गया, ये लूप 2 से आ गया। इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ मैं इसको क्या बोल दूँ, इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। अब लूप 3 में अप्लाई करेंगे और लूप 3 में अप्लाई करके हम लोग इक्वेशन नंबर 3 निकालेंगे। तो लूप 3 में अप्लाई करते हैं। चलो लूप 3 में KVL इन लूप 3, तो KVL इन लूप 3, ठीक है, लगाओ KVL इन लूप 3। तो लूप 3 में अगर मैं KVL लगाता हूँ तो क्या आएगा, देखो लूप 3 में, लूप 3 ये है, इसमें यहाँ से स्टार्ट होके ये आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसमें करंट I3 और प्रतिबाधा Z4, तो I3 इंटू Z4, और प्लस से एंटर कर रहा हूँ, प्लस से इसके अंदर आ रहा हूँ तो प्लस आएगा, तो ये आएगा प्लस I3 Z4, ये आएगा। ये तो इस पे हो गया। अब अंदर आया, इधर कुछ नहीं लगा हुआ, इधर ऊपर आऊँगा वापस आने के लिए, तो माइनस से एंटर करूँगा तो माइनस, ये यहाँ पे क्या है, इसमें करंट इंटू प्रतिबाधा, इसका करंट कितना I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 और प्रतिबाधा कितना है Z5, तो आ जाएगा Z5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि टोटल 0 होता है। ये आ गया, इसको भी एडजस्ट कर लो। इसमें भी क्या करना है, I1 तो है ही नहीं, इसमें I2 है, तो I2 और I3, तो I2 का आ जाएगा माइनस I2 Z5 और ये आ गया क्या Z3 का, सॉरी I3 का कंपोनेंट, I3 का क्या क्या है, I3 का एक तो ये है Z4 है और I3 माइनस माइनस प्लस ये Z5 भी आ जाएगा, तो Z4 प्लस Z5। ये इक्वेशन को ऐसे एडजस्ट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर आ गया मेरे पास 3 इक्वेशन मिल गया मेरे को। एक इक्वेशन तो ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 3 इक्वेशन है, 3 समीकरण और 3 अननोन है। 3 जो है चर राशियां हैं जो अपने को पता नहीं है, जैसे I1, I2 और I3, और 3 समीकरण, तो I1, I2, I3 के मान अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस नियम की सहायता से हम लोग धाराओं के मान निकाल सकते हैं ना, अलग अलग जगह I1, I2, I3 हर जगह पर धाराओं के मान निकाल सकते हैं। पहले वाले से हमने वोल्टेज के मान निकाले थे, अब वोल्टेज का मिल गया तो धारा का भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे धारा मिल गया तो यहाँ पे वोल्टेज के वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 समीकरण मिल गए, 3 समीकरणों की सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे, धाराओं के मान निकाल लेंगे। पहला जो नियम था उसका जब एनालिसिस किया था तो हमने प्रवेश्यताओं की बात की थी, एडमिटेंस की बात की थी। यहाँ पर हम लोग एडमिटेंस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर 1/z आ जाता था, तो 1/z को हम लोग ईजी करने के लिए y लिख देते थे, क्योंकि 1/z वो दिखने में एक अजीब होता है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग उसको y लिख देते हैं, उल्टा जो होता है उसका वैल्यू, ठीक है। उसको एडमिटेंस प्रवेश्यता बोल दिया था। अब ये जो 3 समीकरण है इसको हम लोग आगे सोल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसको सोल्व करने की एक विधि बताई गई है यहाँ पे, क्रेमर्स रूल है, एक क्रेमर का नियम है। सबसे पहले तो 3 समीकरण है तो इसको मैं सार जो मैट्रिक्स मेथड होता है उससे सोल्व करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अभी इसका एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एनालिसिस यहाँ पर हमने सर्किट पे अप्लाई कर दिया, इसका एनालिसिस को अभी हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं।
तो इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो तीनों इक्वेशन में चीज़ें कॉमन है, इसमें I1 I2 और I3 का तो है ही नहीं कंपोनेंट, I3 तो एक तरीके से क्या है 0 है। इसमें I1 कहाँ गया, वो I1 I2 और I3 तीनों हैं। इसमें क्या है I1 वाला पार्ट 0 है, I2 और I3 0 है, ठीक है ना। I3 और I2 है इसके अंदर, I1 0 है। तो तीनों में एक तरीके से ऐसा I1 और I2 और I3 3 समीकरण है, तीन जो अननोन है उनकी हेल्प से 3 समीकरण, इनको हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो मैं इसका मैट्रिक्स बना रहा हूँ और वो मैट्रिक्स में ऐसे बनाता हूँ, कैसे देखना। इस चीज़ को मैं पहले बना देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ऐसा है, ये है Z1, एक सेकंड में सर्किट देख लेता हूँ। ये था पहला था Z1 प्लस Z3, क्या था Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3। अभी मैट्रिक्स सही बनता है कि नहीं, अभी हम लोग इसको सोल्व करके भी देख लेंगे। Z1 प्लस Z3, फिर क्या था, फिर जो दूसरा था वो था माइनस Z3। I2 का गुणांक तो I1 का गुणांक जो कोफिशिएंट है वो Z1 प्लस Z3, वो मैंने पहले लिख दिया उसमें मैट्रिक्स में। फिर Z3 का गुणांक है I2 का गुणांक है माइनस Z3, तो I2 का गुणांक है माइनस Z3, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस Z3। इसमें जगह बाद में कम पड़ जाएगी तो मैं अभी जगह ज़्यादा ले लेता हूँ, मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो I1 का गुणांक यहाँ पे लिख दिया, I2 का गुणांक यहाँ पे लिख दिया, I3 का गुणांक। अब I3 का कोफिशिएंट, इसमें तो I3 एक तरीके से है ही नहीं, तो I3 का कोफिशिएंट मैं 0 कंसिडर कर लेता हूँ। तो I3 का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो I3 का 0 आ गया। ये पहली इक्वेशन से मिल गया। अब दूसरी इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन अपने पास में ये है। इसमें देखो I1 का गुणांक क्या है, माइनस Z3, ये माइनस इसके साथ कोफिशिएंट के साथ में रखना है अपने को। तो I1 का गुणांक माइनस Z3, तो I1 का गुणांक माइनस Z3, तो यहाँ पे लिखूंगा दूसरी इक्वेशन से I1 का गुणांक माइनस Z3। फिर दूसरा I2 का गुणांक, ये जो है ये आगे लिख दूँ उसके, तो ये क्या है, क्या था वो, एक सेकंड, क्या था Z2 Z3 Z5, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z5। अभी मैं इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका भी बता दूंगा आपको। ये फिर I3 का गुणांक क्या है, माइनस Z5, तो ये है माइनस Z5, तो यहाँ पे लिखो माइनस Z5, ये है माइनस Z5। फिर थर्ड इक्वेशन देखो ये वाली, इसमें I1 का गुणांक, तो I1 तो है ही नहीं, तो I1 का गुणांक 0 मान लो, तो I1 का गुणांक 0, I2 का गुणांक माइनस Z5, तो I1 का गुणांक तो है 0 और उसका गुणांक है I2 का माइनस Z5। I3 का गुणांक है Z4 प्लस Z5, तो ये है Z4 प्लस Z5, ये है Z4 प्लस Z5। ये एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। दूसरा हम लोग I1 I2 I3 के लिए बात कर रहे थे ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ I1 I2 I3। क्लियर है, अरे ठीक है ना, ये आ गया। ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, ये कितने की होगी, 3x1 की, ठीक है, बराबर। इसमें देखो इक्वल में क्या आएगा, इसमें इक्वल में क्या था, इसकी पहली इक्वेशन के इक्वल में था E, इसमें था 0, इसमें था 0, तो मैं उसको वैसे लिख रहा हूँ। इसमें इक्वल में था E, ये था 0, ये था 0। ये मैट्रिक्स मेथड में भी आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन ये इस तरीके से होता है। क्लियर है, ये 3 मैट्रिक्स हो गई। अब इन तीनों मैट्रिक्स को वापस इसको सोल्व करते हैं तो वापस से वो इक्वेशन मिल जाता है। कैसे, जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो I1 इंटू Z1 प्लस Z3, फिर माइनस Z3 I2 से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड 0 हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते पहला इक्वेशन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, बराबर में। तो ये एक एक चलता रहेगा।
आ रही बात समझ में? तो वापस से यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स मेथड देख सकते हैं कि ये कैसे है। मैट्रिक्स मेथड को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड।